जो नेक्स्ट डेटा टाइप अपन देखेंगे वो रहेगा एक डिक्शनरी टाइप का। क्या? कौन सा? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस जो लास्ट में अपन ने देखा था वो कुछ इस तरीके का रहता है कि दो सेट रहेंगे, उनमें सिमेट्रिक डिफरेंस वो वाला पार्ट रहता है कि सिर्फ लेफ्ट साइड में जो सेट है उसका सारे यूनिक वाले जो इससे मैच नहीं हो रहे हैं, और राइट साइड वाले के भी सारे यूनिक वाले जो राइट साइड है, मतलब जो उनका इंटरसेक्शन है ना वो नहीं रहेगा। मतलब एक यूनियन से उसके इंटरसेक्शन को हटा दो तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाता है। अभी जो नेक्स्ट अपन देखते हैं वो देखते हैं यहाँ पे डिक्शनरी। अब सभी ने डिक्शनरी देखी है, जैसे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। उसका मेन काम क्या रहता है उस डिक्शनरी का? मतलब डिक्शनरी का मेन काम क्या रहता है, क्यों यूज करते हैं? मीनिंग पता करने के लिए। हर एक वर्ड रहेगा उसके अंदर और उस वर्ड का एक मीनिंग रहेगा। अपने लिए अपन वर्ड का यूज करके उसे सर्च करते हैं और अपने लिए मेन वैल्यू क्या है, मीनिंग की। काइंड ऑफ एग्जैक्टली सेम यहाँ पे डिक्शनरी होती है। अगर मान लो अपने पास एक पर्सन है, पर्सन का बहुत सारा डेटा अपने को स्टोर करना है। अब इस पर्सन का नेम स्टोर करना है तो अपन नेम के लिए एक वेरिएबल बना सकते हैं। उसकी एज स्टोर करना है तो एज के लिए बना देते हैं। उसकी हाइट, वेट, कौन से स्कूल में जाता है, सब्जेक्ट, मार्क्स। फिर अपन ने 15-20 वेरिएबल इसके बना दिए। अब मान लो इसी के साथ साथ एक और पर्सन का डेटा और स्टोर करना है, तो इसका भी तो नेम स्टोर करना है। तो इसके लिए फिर से अपन को नेम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब नाम भी सेम नहीं हो सकता तो इसका नेम के वेरिएबल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फिर एज, हाइट, वेट, सारे 20-25 वेरिएबल फिर से। और फिर ऐसा तीसरा एक और पर्सन हो तो तब तक कब तक के वेरिएबल्स ही वेरिएबल्स बनाते रहेंगे, एक समय पे ट्रैक भूल जाते हैं कि कौन सा वेरिएबल इसका है। तो फिर इसकी जगह अपन एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी क्या करता है? डिक्शनरी डेटा को होल्ड करने के लिए एक डेटा टाइप है। कैसा? एग्जैक्टली इस टाइप का। मतलब अपन ने इस पर्सन की एक डिक्शनरी का एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक सिंगल वेरिएबल से पर्सन वन के लिए बना। तो इस पर्सन वन का नेम क्या है? तो इस डिक्शनरी में अपन नेम रख सकते हैं और नेम के अंदर एक वैल्यू रहेगी जो कि उस पर्सन का नेम रहेगा। काइंड ऑफ ऐसे ही जैसे वर्ड होता है, वर्ड का एक मीनिंग है। अब वर्ड के बेस पे कुछ सर्च करोगे और उसका मीनिंग मिलेगा। यहाँ की डिक्शनरी में आप नेम के बेस पे सर्च करोगे और आपको उसका मीनिंग मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली वो डेटा जो उसके नेम में स्टोर्ड है। जैसे उसका नाम से रोहन आ गया, तो आपके लिए जो नेम है ये एक्चुअल में की कहलाता है, काइंड ऑफ एक वर्ड। और उसका जो डेटा है वो यहाँ पे वैल्यू कहलाता है। उसका अपन एक तरीके से लिस्ट के अंदर की बनाएंगे, उसके अंदर वैल्यू की। हाँ, लिस्ट नहीं रहेगी बट इसके लिए अपन करली ब्रैकेट, इसी डेटा को एक डिक्शनरी कहेंगे। हाँ। हम्म। तो वो एक एंटर दबा के करो लिस्ट में, और बुलेट पॉइंट की जगह डैश इस्तेमाल करो। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर अपन डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे तो इन तीनों पर्सन का डेटा के लिए अपने को 30 वेरिएबल की जगह सिर्फ 3 वेरिएबल बनाने रहेंगे। एक तो P1, एक P2 और एक P3 पर्सन। ठीक है, अपने को P1 का नेम ढूंढना है तो अपन डायरेक्टली P1 के नेम को ढूंढ सकते हैं। तो अपन इसको बना के देखते हैं। डिक्शनरी इज अ डेटा टाइप यूज टू स्टोर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर मतलब एक की रहेगी और उसके अंदर उसका मेन डेटा रहेगा वो वैल्यू। इट इज रिटन इनसाइड करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का यूज करके अपन इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब करली ब्रैकेट से शुरू करेंगे। की को कैसे लिखते हैं अपन? की को इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम लिखा, अब की और वैल्यू जो रहेगी उसकी वो कॉलन करके आती है। कॉलन के बाद अगर आप कोई डेटा लिख दोगे तो वो इन दोनों का पेयर बन जाएगा कि ये की रहेगी और ये उसकी वैल्यू रहेगी। कॉमा से अपन ऐसे पेयर्स को सेपरेट करते हैं कि मान लो नेम रोहन है तो कॉमा किया और फिर एक की फिर से बनाई, एज।
और उसके राइट साइड में कॉलन करके उसकी एज लिख दी, वो वैल्यू कहलाई। फिर कॉमा किया, फिर अगली की है, और फिर उसकी वैल्यू। तो काइंड ऑफ एक की वैल्यू के पेयर्स बनते हैं, ठीक है। सेट और इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है फिर? सेट में सिर्फ और सिर्फ कॉमा दिखेंगे आपको, बट डिक्शनरी में आपको कॉलम्स भी दिखेंगे, और दो चीज पेयर्स में मिलेगी आपको, ठीक है। की खाली नहीं आ सकती और वैल्यू भी यहाँ पे खाली नहीं आ सकता, आएंगी तो दोनों पेयर में आएंगी, नहीं तो कोई सा नहीं आएगा। तो अपन ने इस टाइप से एक बनाया और प्रिंट किया P1 को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर यहाँ पे टाइप ऑफ P1 भी अगर अपन चेक करें तो वो टिक करके आता है, मतलब डिक्शनरी। हाँ, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान से देखो, तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि अनऑर्डर्ड है, मतलब कि एक्चुअल में डिक्शनरी का कोई ऑर्डर है नहीं। मतलब काइंड ऑफ एक बैग है जिसके अंदर ये की वैल्यू के बस पेयर रखे हुए हैं, कोई किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। बट देखिए कि मोस्टली जैसी बनाई है वैसी दिखती है वो, बट इंटरनली वो अनऑर्डर्ड है। दूसरा, डिक्शनरी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बेस पे, मतलब इसको बनाने के बाद इसमें चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है डोंट अलाउ डुप्लीकेट की। इसका मतलब एक की के अंदर, मतलब एक नाम की दो की नहीं हो सकती यहाँ पे, एक की के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होगी। इसका मतलब अगर अपन ने ऐसी बनाई, अगर इस तरीके का बनाया अपन ने, और यहाँ पे कॉमा, नेम लिखा, तो ये क्या कर सकता है, ये एरर देगा, क्योंकि अब यहाँ पे अपन सेकंड ने रूम मिल जाएगा। सेकंड रो नहीं, यहाँ पे रो वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। डिक्शनरी में नेम नाम की पहले से ही थी, और नेम नाम की एक और बन गई। और डिक्शनरी क्या करती है, अलाउ नहीं करती दो नाम की, बट एट द एंड आपको आंसर मिल जाएगा किसको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, सिंगल डबल दोनों इंटरचेंजेबल है। वो इसलिए क्योंकि इसने क्या किया, जब डिक्शनरी को बनाया तो पहले तो नेम नाम का रोहन बनाया, फिर एज, फिर सब। फिर जब उसे फिर से नेम देखा तो उसने क्या किया, इस नेम को हटा के इसको रख लिया। तो आखिरी वाला जो डिफाइन हुआ था कुसुम करके, वही मिल रहा है आपको। बट इसका कोई ऑर्डर है नहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपकी। हाँ, बट सीधी सी बात है, एक वैल्यू, मतलब एक की के अंदर दो वैल्यू नहीं आ सकती। बट अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, अगर इसको कैपिटल एन से कर दिया जाता, तो फिर ये हो जाएगा। कैसा? हाँ, की तुरंत ही बनेगी। ठीक है, बन गया, चेक कर लिया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक बार डिक्शनरी बन गई, उसके बाद अपन उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम डिक्शनरी पे डायरेक्टली वर्क किया जा सकता है, मतलब मेथड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती और लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीजों को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्टली की के बेस पे सर्च किया जाता है। जैसे P1 को जैसे अपन ने इंडेक्स किया, बट 01 की जगह इंडेक्स किया, नेम इंडेक्स दिया अपन ने, जो कि दिया नेम। तो अगर इसको रन किया तो उसने बता दिया कि कुसुम है उसके अंदर, डेटा के अंदर। अगर अपन एज को देखें तो एज उसने बता दी कि 45। हाइट वाले को रन किया तो यहाँ पे एक एरर आया, की एरर। क्यों? क्योंकि अपन ने कभी हाइट डिफाइन ही नहीं करी। तो अगर कोई ऐसी की सर्च करोगे जो है तो वो तो मिल जाएगी, बट जो की नहीं रहेगी वो एक आपको एरर देती है। और कौन सा? स्पेसिफिकली की एरर।
कि एग्जैक्टली ये वाली की प्रेजेंट नहीं है। ये डायरेक्ट तरीका है चीज़ों को फेच करने का। इसका एक मेथड है चीज़ों को लाने की, वो होती है डॉट गेट मेथड। ये मेथड का यूज करके फॉर एग्जांपल जैसे P1, मतलब P1 में डॉट गेट करो, मतलब इस की को फाइंड करो। से इसको अपन हाइट के साथ करके बताता पहले। से P1 डॉट गेट, गेट का यूज करके अपन ने हाइट को सर्च किया, तो इसको रन करके कोई एरर नहीं आया। मतलब गेट अगर मिलता, जो भी उसको डेटा मिलता उसमें, तो रिटर्न करेगा, बट अगर नहीं मिलेगा तो एरर नहीं देगा। जैसे अगर मैं नेम करें तो नेम दे देगा वो, एज करोगे तो एज भी दे देगा, बट क्योंकि हाइट थी नहीं तो उसने एरर तो नहीं दिया, बट कोई डेटा भी नहीं दिया। हाँ, फाइंड करने के लिए लिस्ट का सिंबल यूज करते लिस्ट का सिंबल नहीं है, ये इंडेक्सिंग का है। स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, दोनों में ही स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, इंडेक्सिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट और लिस्ट को बनाने के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। आगे इतना कर लिया गेट का यूज करके। सर पर एक बार वो दो चीज नहीं कर सकते। कैसे? हाइट और एज नहीं नहीं, एक बार में एक ही आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल गेट में अपन ने हाइट लिया था, गेट सिर्फ और सिर्फ डेटा को फैच करने के लिए नहीं, एक अल्टरनेट आउटपुट भी डिसाइड कर सकता है। मतलब कि डेटा मिलेगा तो लाएगा वो, नहीं मिलेगा तो एक अल्टरनेट आउटपुट भी रख सकते हो आप इसमें, जैसे कि नो डेटा, इस टाइप से एक मैसेज डाल दिया। तो हाइट में क्या मिलेगा अपने को, एक मैसेज मिलेगा नो डेटा, बट अगर अपन एज सर्च करेंगे तो एज का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर डेटा मिल रहा होगा तो मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये अल्टरनेट आउटपुट दे देगा आपको। फिर इसमें ये वो ना दे सेक्शन भी जो बाय डिफॉल्ट प्रिंट भी करता है उसके डिफॉल्ट किसमें अपेंड? के नहीं नहीं, वो अपन खुद ही सेट करते हैं, ऐसा खुद से उसकी कोई डिफॉल्ट नहीं वैल्यू। पड़ेगा। हाँ, नहीं 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 देगा, वही तो मेन है, वो एरर नहीं देगा। कि अगर हम एक्सेप्शन की तो नहीं देता वो एरर, यही तो देखा था अभी अपन ने। अगर ये मैसेज नहीं दोगे और हाइट जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो आप देखोगे रन करने पे कोई एरर नहीं देगा। आउटपुट आएगा ना, आउटपुट हाँ, ना आउटपुट आएगा, बट कोई एरर भी नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे ये वाला सर्च किया अपन ने, गेट में स्कूल को सर्च किया, नो डेटा फॉर दिस की, तो ये स्कूल नहीं मिला, इसलिए इसने अल्टरनेट आउटपुट दे दिया। हाँ, स्कूल नहीं मिलेगा तो फिर ये दूसरी अल्टरनेट आउट। अब अपन देखते हैं इसमें डायरेक्टली चीजों को डायरेक्टली भी अपन मतलब इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे? हाइट अपन ने देखा, अभी तक हाइट थी नहीं इस डेटा में, तो अगर हाइट करके अपन ने फैच किया और उसे असाइन कर दिया 5.9, तो डिक्शनरी पे एक नया की वैल्यू पेयर बना के ऐड कर देगा। जैसे इन दोनों को रन किया तो अब देखो सिर्फ यहाँ तक बनी थी सब्जेक्ट तक, बट इसने ऑटोमेटिकली हाइट और उसमें स्टोर कर दिया 5.9। हाँ, मतलब डायरेक्टली इंसर्ट भी करा सकते हो आप, और चीज़ों को अपडेट भी डायरेक्टली करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी करंटली एज कितनी है इसकी, 45, बट अगर अपन ने P1 में एज को असाइन कर दिया 42, तो फिर ये क्या करेगा, ये उसको इस लाइन के कारण 42 पे चेंज कर देगा।
मतलब अपन डेटा को वहीं के वहीं चेंज भी कर सकते हैं। इतना करके देखो आपको प्रीवियस डेटा को चेंज नहीं करेगा, प्रीवियस डेटा वहां से हटा देगा, मतलब 45 को इसने हटा दिया और 42 उसकी जगह पे रख दिया। चलिए एक ही नाम आ गया, एक ही एज आ गई, 1% की आ गई, हाँ, तो 5% ऐसे तो इसकी एज फिर इतने बड़े डेटा के लिए फिर अपन डिक्शनरी नहीं, फिर सीधा अपन डेटा फ्रेम पे चले जाते हैं। मतलब वो अपन आगे जाके जब शीट्स पे काम करेंगे ना पांडास पे, तो उस पे करेंगे। प्लीज हाँ, ये सिर्फ अभी डेटा स्ट्रक्चर पे हैं अभी अपन। ठीक कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं कि चीज़ों को डिलीट कैसे किया जा सकता है। चीज़ों को डिलीट करने के लिए फिर अपन पॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब पॉप बेसिकली इंडेक्स के बेस पे करता है, इंडेक्स यहाँ पे है नहीं, तो फिर की के बेस पे करेगा। और जैसा उसका नेचर है, जिस की को वो रिमूव करेगा उसकी वैल्यू आपको रिटर्न में भी देगा। तो अपन ने पॉप में एज किया तो उसने यहाँ से एज को हटा दिया, और उसने जो एज हटाई 42 उसको आपको रिटर्न भी दे दी। और फिर प्रिंट P1 करेंगे तो अब ऊपर वाली जो थी उससे वो एज हट जाएगी। अच्छा, अगर दोबारा रन कर देंगे तो एरर आई, और स्पेसिफिकली कौन सी की एरर, एज आप कर रहे हो एज है ही नहीं। की एरर जब भी आए तब ये है कि कोई भी डेटा में आप जो चीज़ फाइंड करो वो चीज़ मिली नहीं उसको। अब बाकी की मेथड्स देखते हैं यहाँ पे। नहीं, हाँ, वो आपको चांस देता है, जब पॉप करते टाइम वो आपको रिटर्न दे रहा है, उस समय उसे कहीं सेव कर लिया तो बच जाएगा, नहीं तो फिर वो हट ही जाता है पूरा। पॉप करते टाइम असाइन कर दो, पॉप करते टाइम असाइन कर दो से। अभी जैसे नेम को अपन वो कर रहे हैं, नेम मतलब P1 डॉट पॉप किया और स्पेसिफिकली किसको, नेम को। अगर इसे अभी रन कर दिया तो वो हटा देगा उसको, बट हटाते हटाते टाइम अगर मैंने इसको डी नाम से एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो वो इसे पॉप भी कर देगा, और जो चीज़ हटेगी वो जाके डी में स्टोर हो जाएगी। तो अगर अपन P1 देखेंगे तो P1 में वो हट भी चुका है, बट डी में डी में वो प्रॉपरली कुसुम सेव। तो ऐसे चाहे निकाल के आप कहीं और वेरिएबल में स्टोर कर सको, तो वो इसी समय लिखना रहेगा, क्योंकि अगर बिना लिखे आपने पॉप कर दिया तो फिर वो हट चुका होगा। डिक्शनरी सबसे ज्यादा काम आती है। हाँ, नहीं नहीं, डेटा अपन डिक्शनरी पे स्टोर नहीं करेंगे, डेटा को आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए। जैसे अभी फ्यूचर में जाके अपने को एक लाइन आती है कि आपको एग्रीगेशन लगाना है कॉलम पे, आप सम वाले मतलब सेल्स वाले कॉलम का सम करना है, क्वांटिटी वाले का एवरेज करना है। तो उस एग्जैक्टली उस मोमेंट पे अपने को डिक्शनरी लगाना रहता है कि सेल्स वाला जो कॉलम मिलेगा उसमें सम का एग्रीगेट लगाओ, और जो क्वांटिटी वाला कॉलम मिलेगा उसमें मीन लगाओ। तो वहां पे जब अपन एग्रीगेट देंगे ना तो वहां पे इस टाइप से डेटा के आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। तो वो समझ जाता है कि सेल्स वाले कॉलम में उसे सम करना है, क्वांटिटी में उसे मीन लगाना है। तो आर्ग्यूमेंट में डेटा में बहुत जगह पे याद है। अब जैसे अपनी यहाँ पे डिक्शनरी जो है उसमें कीज भी है वैल्यूज भी है। अगर अपने को एक लिस्ट चाहिए कि जितनी भी कीज उन सबकी लिस्ट मिल जाए, तो फिर अपन P1 डॉट कीज का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको आउटपुट में जितनी भी कीज होंगी ना उनकी लिस्ट बना के दे देता है। जैसे अपने पास सब्जेक्ट और हाइट ही बचा था तो उससे उन दोनों की बना के दे दी। करता है। ये इसको ब्लॉक कर दिया अपने टाइम विदाउट आस्किंग की। हाँ, वो होता ही नहीं। अगर इसको किसी वेरिएबल में सेव की
हाँ, तो ये किया था ना मैंने, जब डी डॉट पॉप किया तो वो हटा, बट नेम जैसे ही कुसुम हटा वो हटते जाके डी में स्टोर हो गया। फिर P1 को देखा तो P1 में नेम नाम का वो हट चुका था, और फिर डी में देखा तो डी में जाके वो सेफली वहां स्टोर हो गया। ठीक है, आ गया ये, ऊपर जाके से फिर से बना देते हैं, कुछ काम है। अब ये जो डॉट कीज और डॉट वैल्यूज में जो लिस्ट बन रही है, इसका यूज कहाँ आता है? इसका बेसिकली यूज आता है आपको लूप्स वगैरह में। जैसे फॉर एग्जांपल P1 को अपने को लूप में लेना है, तो P1 को डायरेक्टली लोगे तो सिर्फ कीज आती हैं। तो अगर अपने को वैल्यूज चाहिए तो अपन फॉर आई इन P1 डॉट वैल्यूज कर देते हैं। तो जैसे ही इतना पार्ट करेंगे डॉट वैल्यूज, ये अपने को एक लिस्ट बना के दे देगा सिर्फ वैल्यूज की, और फिर उस लिस्ट को इटरेट कौन करता है फिर यहाँ पे आई, फॉर लूप पर। और जैसे प्रिंट आई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुसुम 45 और 5। हाँ, और जैसे अगर अपन ने कुछ लिखा ही नहीं होता, सिर्फ P1 को इटरेट किया होता, हाँ, तो वो बाय डिफॉल्ट नेम एज और सब देगा। मतलब आई में अपने को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अपने को वैल्यू भी चाहिए तो डॉट वैल्यूज लिखना पड़ता है। मतलब कीज ऑप्शनल है, कीज लिखोगे तो कीज मिलेगी, कीज नहीं लिखोगे तो भी कीज ही मिलेगी। बट वैल्यू लिखोगे तो फॉर लूप में अपने को उसकी वैल्यूज मिलेगी। बट कई बार प्रोग्राम में होता है कि आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत रहती है, एक समय पे आपको की भी चाहिए उसी की, और एग्जैक्टली उसकी वैल्यू भी। तो की वैल्यू के पेयर को यहाँ पे आइटम्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर डॉट आइटम्स पे आप उसे रन करोगे तो आप देखोगे आपको एक टपल मिल रहा है इसी में। एक लिस्ट ऑफ टपल मिलती है जिसमें पहला एलिमेंट हमेशा नेम की होगा, और दूसरा एलिमेंट हमेशा उसकी वैल्यू। हाँ, क्योंकि वो शायद ऊपर डिलीट हो चुकी होगी। हाँ, नहीं नहीं, नेम है। वो अभी मैंने ऊपर जाके फिर बनाया ताकि वो एटलीस्ट उसमें कुछ डेटा तो दिखे। हाँ, फिर वो हट गया है तो फिर प्रिंट में नहीं दिखेगा वो। करके देखा फॉर लूप में, सिंपल तरीके से डॉट वैल्यूज से और डॉट आइटम्स से। ठीक है, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। P1 डॉट आइटम्स किया तो एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, मतलब टपल्स होंगे। हम्म। हाँ, जैसे अगर इसको ऐसे भी करते हैं अपन तो ये ऐसे काम करता है। इस कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे अगर अपने को ऐसा करना है कि माई नेम इज तो माई एज इज 45, इस टाइप से, तो अपन इसको ऐसे प्रिंट कर सकते थे, माई। और फिर आई में क्या है, आई में एक टपल है। टपल में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। इसका मतलब आई को तो लेंगे बट आई में दोनों चीज आ जाएंगी। तो अपने को पहला ही एलिमेंट लेना है उसका जो कि कीज होगा। तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट 0 लगा दो। इससे क्या मिलेगा? उस टपल का सिर्फ पहला एलिमेंट। इसके बाद अपने को क्या लगाना है आई में? फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स। तो फिर इसका रिजल्ट कैसा मिलता? इस तरीके से, मतलब कहीं पे भी इस्तेमाल करना है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐसे एक्सेस करके इस्तेमाल किया जाता है। अब कोड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अपन ने बस प्रिंट को यूज किया है। बाकी कोड में आप कैसा भी डेटा लिख सकते हो। इंटरनली ये जो आई है, आई एक टपल आ रहा है, मतलब इतना। और टपल ऑर्डर
डेटा टाइप है, इसका मतलब ऑर्डर्ड है, इसका मतलब इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब चलता है। तो ये पहला एलिमेंट एक 0 है और ये 1, और ये पूरा आ रहा है अपने को आई में, इसलिए अपन ने आई डॉट 0 किया, तो उसने डायरेक्टली अपने को नेम फैच करके दिया, और आई में 1 पास किया, तो उसने अपने को ये दिया। अब अपन श्योर रह सकते हैं कि आई की जिस 0 आएगा वो हमेशा की होगा, क्योंकि ये टपल है, ये टपल इंटरनली कभी चेंज नहीं होगा, तो 0 पोजीशन में हमेशा ही आपको की मिलेगी, और 1 पोजीशन में हमेशा ही वैल्यू मिलेगी आपको। इसमें हाँ, फिर सेकंड में फिर उसने दूसरा वाला लिया टपल, एज वाला, इसलिए एज इज 45, फिर जब ये इटरेशन में खत्म हुआ तो फिर इसने तीसरा लिया। किनके? एज और 45, ये भी 0 और ये भी 1, और इसमें भी ये 0 और ये भी 1। हाँ, लिस्ट में अगर 1 2 और 3 है, या फिर चलो इसे 4 2 और 3 बना देते हैं, तो 4 का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा? 0। अब ये लिस्ट है, और ये जो पूरा टपल है ये पूरा उसकी 0 पोजीशन पे, तो फॉर लूप ने जब इस टपल को उठाया तो ये सबसे पहले उठाया, फिर ये 1 पोजीशन में होगा तो ये पूरा टपल 1 पोजीशन का, और ये सेकंड पोजीशन। अब इस 0 के अंदर जब आओगे आप तो फिर ये 0 पोजीशन पे मिलेगा, और ये 1 पोजीशन, और ये वाला 0 और ये वाला 1, और ऐसे ही ये भी 0 और ये वाला 1। ठीक है? हम्म, तो ये हो तो रहा है, ये 0 वाला प्रिंट किया पहले, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, और भी चीजें होती तो। हाँ, किस बेस पे? नहीं, जैसे ये 0 और 1 होते हैं, अगर ये दो लिस्ट होती तो ये 0 और ये 1 होता, तो एक्चुअल में यही तो है ये। इंटरनली तो एक टपल है, जो टपल में 0 पोजीशन पहली होगी और दूसरी 1 होगी। हाँ, हम्म, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आई देखना रहेगा, जैसे अपन ने प्रिंट किया आई, तो ये ऐसा आ रहा है। पहला जब आई प्रिंट हुआ तो नेम और कुसुम आए, फिर एज और 45, तो ये टपल आ रहा है, टपल को अगर इंटरनली स्लाइस कर दिया जाए 0 से तो किस में कन्वर्ट होगा? ये इसमें, और इसको 1 पे कर देंगे तो ये इस पे। इसलिए अपन ने जो ऊपर यूज किया वो 0 की निकालने के लिए, और फिर 1 उसको निकालने के लिए। अब कई सारी डिक्शनरी के भी क्वेश्चन है, अपन इनमें से एक करके देखते हैं। ठीक है, आपको एक ऐसी डिक्शनरी बनाना है, आपके पास अभी यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, आपको एक ऐसी डिक्शनरी बनाना है जिसमें 1 हो और 1 का स्क्वायर उसकी वैल्यू हो, 2 हो और 2 का स्क्वायर एज अ वैल्यू हो, 3 हो और 3 का स्क्वायर, और ऐसे करके 10 नंबर तक के उनके और उसके स्क्वायर की चाहिए। ठीक है, तो इसे कैसे बना सकते हैं अपन? ठीक है, इसको करके देखें। इसमें अपने को चाहिए खाली डिक्शनरी, अपन मैन्युअली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपन एक डी नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं। अब सिर्फ करली ब्रैकेट लगे, इसका मतलब ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी। 1 से 10 तक नंबर चाहिए, अब वो अपन रेंज से जनरेट करवाएंगे और लूप का यूज करके एक एक नंबर को फेच करेंगे। तो अपन ने फॉर आई इन रेंज, अब रेंज 1 से 10 तक चाहिए तो 1 से लेके 11 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को आई में वो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर एज अ की वैल्यू पेयर बनाना है, तो अपन डी में स्क्वायर ब्रैकेट आई, अब मतलब डी में पहली बार 1 लिखेंगे। अब 1 वाली की तो है नहीं इसमें, तो अपन उसे वहीं पे असाइन कर देंगे, तो 1 वाली की बन जाएगी, और उसमें स्टोर क्या होगा? 1 टू द पावर ऑफ 2।
हाँ पहले 1 आएगा तो 1 का की बनेगी और उसका स्क्वायर उसकी वैल्यू। फिर लूप में 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर उसकी वैल्यू। फिर 3 आएगा 3 का स्क्वायर उसकी वैल्यू। और फिर डी को देखेंगे तो अपने को इस तरीके से मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 फिर और सिर्फ इसके आगे एक जीरो और लगा दें तो पूरा 1 से 100 तक के सबकी स्क्वायर की डिक्शनरी बन जाएगी। 65 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। बस यहाँ पे टू द पावर ऑफ 3 कर देते हैं तभी क्यूब की डिक्शनरी है। हाँ एग्जैक्ट समझ में से दूसरे हमके के सेव हुई कुछ डिक्शनरी हाँ सेव हो रही है ना डिक्शनरी में। सेव नहीं 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 वो अपन प्रिंट करते थे बस। सेव नहीं होगा हाँ एक पास से होगा इसके ये डिक्शनरी में एक बना, एक उसमें जाके सेव हो गया, फिर 2 बना, फिर 2 में जाके सेव हो गया। हाँ कहीं पे भी अब डी जैसे ही लूप खत्म होगा तो डी पूरा रेडी हो जाएगा। इसमें 1 से 100 तक के सारे नंबर है उनकी वो है। प्रेस कर दिया तुम्हारे हाँ दो दिन बाद बाद में तीन चार पांच नहीं, पाइथन जो चल रही है आपकी पाइथन रैम पे चल रही है। पाइथन के जितने वेरिएबल्स बन रहे हैं, जितनी डेटा होगा, सब कुछ रैम पे होगा। तो अपन जब डेटा फ्रेम पे काम करेंगे तो अपन देखेंगे कि रैम पे तो ऐसा है कि अभी आपने जो भी चेंजेस करे और रैम प्रोग्राम क्लोज करते तो रैम क्लीन हो गई। तो वो डेटा जो आपने प्रोसेस करके बनाया वो लॉस हो जाएगा, तो अपन इसको एज अ फाइल पे सेव कर सकते हैं ताकि डेटा लॉस ना हो। सर जो करते आ रहे हैं सब स्टडी अभी के लिए बस ऐसा समझो कि ऐसा डिक्शनरी अपने पास वेरिएबल है। अगर सोचो इतना डेटा आपको किसी एक वेरिएबल में स्टोर ही नहीं कर सकते। वो डेटा ऐसा स्टोर कर ले कि 6 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर। पहले हम कर रहे थे हर एक चीज में अलग अलग वेरिएबल कर हाँ सर तो डिक्शनरी में अपन इस चीज़ को अवॉइड। वेरिएबल के सारे हाँ क्या प्रिंट लगाने की नहीं नहीं प्रिंट लगा सकते हैं। इसमें आखिरी वैल्यू जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होती है। आखिरी कोई भी वेरिएबल लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। बट प्रिंट अगर यूज करोगे तो वो डेफिनेटली प्रिंट होगा। भी लगाएंगे तो उसमें प्रिंट नहीं होगा हाँ ठीक है। अब ये बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखना। क्या सर आपने डी लगाया तो ये वो उसका कुछ नहीं कह सकते, वो कैसे भी आ सकता। कुछ कुछ थोड़ा सा फर्क आता है प्रिंट करने पे और डायरेक्टली लिखने पे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये कर लोगे बाकी क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे भी आपको थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट बनानी रहेगी, उसमें मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा बहुत सारे सब्जेक्ट लिख देना। ये सारी, हाँ ये सिर्फ लिस्ट है। आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो इस लिस्ट को पिक करेगा फॉर लूप का यूज करके, और एक डिक्शनरी एम्प्टी में क्या करेगा, मैथ्स, पहली की आई मैथ्स, ठीक है। तो आपको डिक्शनरी में मैथ्स नाम के की बनाना है और उसमें वैल्यू उसका इनपुट लेके जो भी यूजर नंबर इनपुट दे वो नंबर उस मैथ्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। फिर जो डिक्शनरी बनेगी आपकी ये उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अपने को क्या करना है, उन सबके एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो उन सारी वैल्यूज को अपने को एक्सेस करना रहेगा और कैसे उन सबके एवरेज किया जा सकता है। फिर ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला तो अभी वाला जो सिमिलर है ना उसके जैसा है। यूजिंग दिस लिस्ट 3 4 5 6 7 8 ये सब लिस्ट है और इसकी एक डिक्शनरी बनाना है। कैसे कि 3 है तो 3 एक ऑड नंबर है, 4 है तो 4 एक इवन नंबर है, 5 है तो एक ऑड नंबर है। ठीक है आगे। तो इस तरीके से आपको सब चीज लूप के साथ ही करना है मोस्टली तो सारे क्वेश्चन। हाँ फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज होता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाइल लूप बहुत कंडीशन पे काम करता है, बट डेटा एनालिस्ट के लिए फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज होता है। बट प्रोग्रामिंग में दोनों यूज होते हैं। ठीक है अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।
ठीक है, अपने डेटा टाइप फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे अपने को फंक्शन स्टार्ट करना है, ये वाली को। ठीक है, हम क्लास को सेव करके अपलोड करें। अब यहाँ पे जो अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो रहेंगे फंक्शंस। अभी फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन अपन ने सब चीज इस्तेमाल करें। एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे अपन बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वेरिएबल्स बनाना, कुछ प्रिंट करना, कुछ काम करना, उसी टाइप से एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इस कोड को कोई पर्सन बार बार यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक स्क्वायर निकालना है बस, ठीक है, एक नंबर का, या फिर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मान लो एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की नीड आई, तो मैंने पूरा फॉर्मूला लगाया एक कोड करके, और मेरे को यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रोग्राम के नीचे चल के फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की प्रॉब्लम आ गई, फिर से पूरा फॉर्मूला लगाया सब कुछ, और फिर सॉल्यूशन मिल गया। प्रोग्राम चलते चलते फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की प्रॉब्लम है, फिर से कोड करना। तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत बेसिक काम है, मतलब बेसिक हो रहा है, ये तो बहुत लेबरस काम है। अब मान लो ये प्रोग्राम 100 लाइन का होता, तो क्या 100 लाइन आप यहाँ भी करते, फिर 100 लाइन आप यहाँ पे भी करते, फिर 100 लाइन यहाँ पे भी। तो इसकी जगह फंक्शन क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप इन कोड को एक ब्लॉक के अंदर रख दो और उस ब्लॉक को एक नेम दे दो, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस नेम को यूज करना है। मतलब आगे जाके आपको कोई भी जरूरत पड़े तो बस सी आई कॉल किया और अपना डेटा दे दो। नहीं, एक फंक्शन बना दो, जैसे अपन एक्सेल में सम फंक्शन यूज करते हैं और उसको डायरेक्टली डेटा दे देते हैं, और अपने को क्या निकाल देता है, टोटल। एवरेज फंक्शन का बस एवरेज इस्तेमाल करते हैं, डेटा देते हैं, और वो डायरेक्टली अपने को नंबर दे देता है। तो वो काम कैसे करता है, वो इंटरनली इन सब सम निकालता है, उनका टोटल करके उनको डिवाइड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और फिर जो फाइनल आउटपुट आता है वो आपको दे देता है। बट वो कोड अपन नहीं कर रहे हैं बार बार, अपन सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, नेम लेते हैं, एवीजी ऑफ डेटा, और ये डायरेक्टली अपना काम कर देता है। ठीक है, तो ये रहते हैं फंक्शन। ये क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड जिनको आप रीयूज कर सकते हो जब जरूरत पड़े। हर एक फंक्शन का एक नेम होगा, और उसको वर्क करने के लिए कोई ना कोई डेटा की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कभी जरूरत पड़े, कभी नहीं भी पड़ती। ये डेटा को क्या कहा जाता है, इसको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। तो आप एक फंक्शन को एक डेटा देते हो, मतलब एक आर्ग्यूमेंट देते हो, वो फंक्शन इंटरनली उन कोड्स को रन करके कुछ डेटा को प्रोसेस करता है, और फाइनली जो आउटपुट में आता है डेटा, वो आपको वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है, आ गया। अगर विजुलाइज करो तो आपको यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, और ये फंक्शन की बॉडी है। तो आपने अपना डेटा यहाँ पे दिया, उस फंक्शन का नाम कॉल करके, एवीजी और डेटा। अब डेटा ने उसने कुछ प्रोसेस किया इसको, और वापस आपको क्या दे दिया, एक नंबर, जो कि फाइनल एवरेज, जिसे अपन ने यहाँ पे आके यूज कर। ठीक है, ये फंक्शन होता है। अब जो फंक्शंस होते हैं, ये पाइथन में दो टाइप के मिलेंगे। एक मिलेंगे बिल्ट इन फंक्शन, और एक मिलेंगे यूजर डिफाइन। अभी तक जितने भी अपन ने यूज करे वो सब बिल्ट इन फंक्शन थे, जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है, टाइप फंक्शन हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, आपसे आपसे डेटा लेंगे, प्रोसेस करेंगे, और एक आउटपुट दे देंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास एक सम फंक्शन है। सम फंक्शन क्या करेगा, आपसे एक लिस्ट लेगा डेटा की, और उसका क्या निकाल देगा, सम करके बाहर दे देता है। तो अपन ने यहाँ पे कोई प्लस माइनस करने का कोड ही नहीं लिखा, प्लस करे ही नहीं इनको, बट वो सब किसने हैंडल कर लिया, अपने फंक्शन ने हैंडल कर लिया। ठीक है, इसको रीड करके देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा।
आगे इसके आगे की जो डेफिनेशन थी, जब अपन यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे तब ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो किस कीवर्ड का यूज करके बनता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, वो सब चीज। अभी स्टार्टिंग में अपन बिल्ट इन फंक्शन और देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन जो अपन देखते हैं वो है नॉर्मल सम फंक्शन। और भी कई सारे हैं, जैसे मिन फंक्शन भी यहाँ पे डायरेक्टली है। मिन में भी अगर आप कुछ नंबर देते हो तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल देता है। यहाँ पे मैक्स फंक्शन भी एज इट इज है। जो मैक्सिमम नंबर देगा। यहाँ पे एवरेज करके कोई सा नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो काउंट फंक्शन है बेसिकली उसका नाम है लेंथ फंक्शन। वो किसी भी चीज की लेंथ निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको अपन ये लिस्ट देते हैं, तो वो कैलकुलेट कर लेगा कि ये 5 है। ठीक है, मतलब ये सिंपल है, यहाँ पे एवरेज नहीं है बस। ठीक है, सम मिन मैक्स और काउंट। और काउंट यहाँ पे लेंथ नाम से आएगा। और ये लेंथ किसी भी चीज की लेंथ निकाल सकता है। किसी एक सिंगल कैरेक्टर की, एक लिस्ट की, टपल की, सेट की, डिक्शनरी, सब की से लेंथ ऑफ अगर ये निकालते हैं तो वो भी कैलकुलेट कर लेगा कि इसमें पूरी 12 कैरेक्टर्स हैं। ये काइंड ऑफ मोस्टली सारे फंक्शन आपसे फैमिलियर हैं। अब इसके बाद के जितने भी फंक्शन है, जैसे सॉर्टेड है और जिप है, मैप है, ये सब अपन फिर नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे।